गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में गत कक्षा में हमने आर्थिक विकास के लुईस मॉडल को पढ़ा। लुईस का मॉडल श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत कहलाता है। यह द्वैत अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। इसमें हमने देखा कि अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय मॉडल पर काम करती है। एक क्षेत्र घरेलू जीवन निर्वाह क्षेत्र है तो दूसरा आधुनिक विनिमय क्षेत्र है। आगे चलकर लुईस ने जीवन निर्वाह क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र में अंतर भी बताए और कहा कि विकासशील देशों के लिए श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत एक सटीक सिद्धांत है, जिसमें जीवन निर्वाह क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर उसे उत्पादक बनाया जा सकता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास किया जा सकता है। लुईस मॉडल के विभिन्न विशेषताओं के बावजूद लुईस मॉडल की अनेक विद्वानों ने आलोचना भी की है। पहली आलोचना श्रम आधिक्य को लेकर है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ए.के. सेन कहते हैं कि जितनी आसानी से हम छिपी बेरोजगारी की व्याख्या करते हैं वह उतनी आसान नहीं है। उन्होंने एक चित्र के माध्यम से बतलाया जिसमें प्रस्तुत चित्र में टीपी वक्र कुल उत्पादन, श्रम एवं श्रम घंटे दिखाए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया कि एल बिंदु के पश्चात श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। यदि हम OP1 श्रम का उपयोग कर रहे हैं तो OL उत्पादन प्राप्त होगा। यही उत्पादन मात्रा OP2 श्रमिक भी कर रहे हैं। अतः P1 P2 श्रम छिपे बेरोजगार हैं। अमर्त्य कुमार सेन छिपी बेरोजगारी को स्पष्ट करते हैं कि इस स्थिति में श्रमिकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रम घंटे हैं एवं प्रत्येक व्यक्ति कम घंटे व कम गहनता से काम करते हैं, अर्थात अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। यही छिपी बेरोजगारी है। अतः सेन लुईस से प्रश्न करते हैं कि सामान्य अर्थों में छिपी बेरोजगारी क्या है। कुछ विद्वानों ने लुईस का समर्थन किया और अपने पक्ष रखे कि क्या वास्तव में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। हेगन ने कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया और कहा कि बर्मा ने पिछले 100 वर्षों में चावल के निर्यात में 600% की वृद्धि की। घाना ने कोको निर्यात में 13 गुना वृद्धि की। नाइजीरिया ने तिलहन निर्यात में 100% की वृद्धि की। हेगन कहते हैं कि ये सारी वृद्धि बिना प्रौद्योगिकी सुधार, बिना बहुत ज़्यादा पूंजी विस्तार के हुई। यानी इन 100 वर्षों में
श्रमिकों की उत्पादकता और उपयोग बढ़ा। दूसरा उदाहरण देते हुए हेगन कहते हैं कि श्रीलंका, मध्य अमेरिका, जावा में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन इसकी तुलना में उत्पादन तेज़ी से नहीं बढ़ा। तो यह बड़ी जनसंख्या किधर गई, या ये श्रमिक क्या कर रहे थे? अतः ये श्रमिक छिपे बेरोजगार माने गए। इस प्रकार श्रम आधिक्य को लेकर एक और अमर्त्य कुमार सेन ने आलोचना की, तो दूसरी ओर हेगन, नर्क्से आदि ने लुईस का समर्थन किया। शुल्ज कहते हैं कि छिपी बेरोजगारी नहीं होती। मौसमी बेरोजगारी तो पाई जाती है, लेकिन यह भी अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। शुल्ज के अनुसार यदि हम 5% भी श्रम हस्तांतरण करेंगे तो कुल उत्पादन गिर जाता है। मेयर कहते हैं कि यदि हम मान भी लें कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो क्या यह मापी जा सकती है? और यदि यह मापनीय नहीं है तो इसका हस्तांतरण कैसे किया जाए? यदि हम मान लें कि छिपी बेरोजगारी मापनीय है, तो क्या हस्तांतरण आसान बात है? हस्तांतरण में भी काफ़ी समस्या आएंगी, जैसे भावनात्मक समस्या, संगठन की समस्या। लुईस के मॉडल की एक अन्य आलोचना उसके द्वारा श्रम की असीमित पूर्ति के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र सीमितता की स्थिति में अध्ययन का शास्त्र है, जबकि श्रम की पूर्ति असीमित है, सीमित नहीं। अतः अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी असीमित श्रम पूर्ति मान्य नहीं लगती। मेयर कहते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में दुगना द्वैतवाद, डबल डुअलिज्म पाया जाता है, जिसकी चर्चा लुईस ने नहीं की। मेयर के अनुसार दुगने द्वैतवाद में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र है, तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में एक और प्रगतिशील क्षेत्र है जहाँ व्यावसायिक उत्पादन होता है, दूसरी ओर पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन होता है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत एक और औपचारिक क्षेत्र है जिसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ मजदूरी रोजगार पाया जाता है। तो दूसरी ओर अनौपचारिक क्षेत्र है जिसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ स्वरोजगार पाया जाता है। इस प्रकार प्रगतिशील क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र डबल डुअलिज्म के रूप में पाया जाता है। मेयर का दुगना द्वैतवाद का विचार विकासशील देशों में पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग अलग किस्म का उत्पादन फलन पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम आधुनिकीकृत तकनीक से उत्पादन करते हैं और शहरों में भी हम पिछड़ा क्षेत्र यानी अनौपचारिक क्षेत्र पाते हैं, जो कायदे कानून से संचालित नहीं होता। इस क्षेत्र में उत्पादकता एवं लाभदायकता दोनों ही कम पाए जाते हैं। शहरों में संगठित क्षेत्र भी है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में। लुईस के विचारों में उपरोक्त तथ्य होने चाहिए, लेकिन उसने इनकी उपेक्षा की
जो लुईस मॉडल की कमी बतलाता है। एक अन्य आलोचना के तहत लुईस का विचार कि मजदूरी स्थिर रहती है, इसकी आलोचना की जाती है। लुईस के अनुसार जीवन निर्वाह क्षेत्र में चित्र अनुसार AW मजदूरी सभी को मिलती है, चाहे उत्पादन कितना ही हो, तथा पूंजीवादी क्षेत्र में भी MW मजदूरी तभी मिलेगी जब सीमांत उत्पादकता और मजदूरी आपस में बराबर होगी। अर्थात जब मजदूरी सीमांत उत्पादकता से अधिक है तो उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। उपरोक्त चित्रों में समानता यह है कि W क्षैतिज रेखा है, यानी मजदूरी स्थिर है। लुईस कहता है कि पूंजीवादी क्षेत्र में ज़्यादा मजदूरी दी जाती है, क्योंकि अधिक मजदूरी श्रम को जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर आकर्षित करती है। यह अधिक मजदूरी उतने ही श्रम को दी जाएगी जितने कि पूंजीवादी क्षेत्र को श्रम की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक श्रम को पूंजीवादी क्षेत्र रोजगार नहीं दे पाता है। यही लुईस का टर्निंग पॉइंट है। अर्थशास्त्री लुईस के उपरोक्त कथन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि क्या जीवन निर्वाह मजदूरी एवं पूंजीवादी मजदूरी में संबंध है। आलोचक कहते हैं कि सामान्यतः हम पाते हैं कि शहरी संगठित क्षेत्र में मजदूरी कृषि क्षेत्र से कम तय होती है, परंतु यह तय होती है सरकारी आदेश से, दबाव समूहों यानी श्रम संघों से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मजदूरी ढांचे से।